भारत अमेरिका व्यापार वार्ता सिर्फ दिखावा, क्या 2026 का इंतजार कर रहे ट्रंप? जाने किस मुद्दे पर उलझेगी बात। तो वहीं दूसरी तरफ भारत का आधिपत्य दफन हो चुका है। इजराइल ने हमला किया तो देंगे करारा जवाब। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने उगला जहर। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रोमानिया ने तैनात किया F-16। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पोलैंड फिर मैदान में उतरा। रूस ने खींची रेड लाइन। क्या होकर रहेगा तीसरा विश्व युद्ध? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। क्या रूस और यूरोपीय देश के बीच क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होना निश्चित हो गया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पोलैंड और रोमानिया की हवाई सीमा में रूसी ड्रोन की घुसपैठ ने नाटो को एक्टिवेट कर दिया है। पुतिन को चेतावनी देते हुए पोलैंड ने यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन बनाने की मांग की जाए ताकि रूस के ड्रोन और मिसाइलों के रास्ते में ही मार गिराया जा सके। जबकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी सहयोगी और पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि यूक्रेन में रूसी ड्रोन को मार गिराने का पश्चिम का कोई भी प्रयास नाटो और रूस के बीच पूर्ण युद्ध का कारण बनेगा। दूसरे विश्व युद्ध का हिस्सा रह चुके पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की ने मांग की है कि मित्र देश की सेनाएं यूक्रेन के ऊपर रूसी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराना शुरू करे। यूक्रेन ने पोलैंड की इस मांग को जोरदार समर्थन किया है, लेकिन रूस ने ऐसी किसी भी कोशिश को पूर्ण जंग का रास्ता खोलने वाली कार्रवाई बताया है। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने चेतावनी दी है कि अगर नाटो ने रूसी ड्रोन पर हमला किया तो इसे सीधे रूस के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। तो क्या तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा? मेदवेदेव ने खुले शब्दों में धमकी देते हुए कहा कि यूक्रेन और उसके सहयोगियों की यह नो फ्लाई जोन वाली सोच बेहद उकसावे वाली है। अगर नाटो देशों ने हमारे ड्रोन को गिराया तो इसका मतलब सिर्फ एक ही होगा, रूस और नाटो के बीच सीधा युद्ध। मॉस्को की यह धमकी न सिर्फ पश्चिम देशों के लिए चुनौती है बल्कि यूक्रेन के लिए भी बड़ी रणनीतिक परीक्षा है, जो लगातार नाटो से ज्यादा मदद की मांग कर रहा है। लेकिन नाटो के भीतर भी इस मुद्दे पर मतभेद खुलकर सामने दिख रहे हैं। पोलैंड और बाल्टिक जैसे देश सख्त रुख अपनाने का समर्थन कर रहे हैं। वहीं जर्मनी और कुछ पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र सीधी भिड़ंत से बचने के मूड में है। लेकिन रूसी राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने यहां तक कहा कि नाटो पहले से ही युद्ध में शामिल है क्योंकि वह यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद दे रहा है। रूस ने कहा कि नाटो यूक्रेनी शासन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दे रहा है। यह पूर्ण विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि नाटो रूस के विरुद्ध लड़ रहा है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि पिछले हफ्ते पोलैंड ने अपने हवाई क्षेत्र में रूसी ड्रोन की 19 घुसपैठ की घटनाएं दर्ज की, जिसके बाद पुलिस वायुसेना ने अपने फाइटर जेट और पोर्ट्रेट एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट कर दिया है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने बयान दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार है जब पोलैंड सीधा सैन्य टकराव की दहलीज पर खड़ा है। इसी बीच रोमानिया ने भी अपने हवाई क्षेत्र में रूसी ड्रोन की मौजूदगी की पुष्टि की, जिसे ट्रैक करने के लिए F-16 लड़ाकू विमान उड़ाए गए हैं। भले ही रोमानियाई रक्षा मंत्रालय ने इसे तकनीक रूप से गंभीर खतरा नहीं बताया, लेकिन 50 मिनट तक ड्रोन का उनकी सीमा में मंडराना अपने आप में बड़ा संदेश था। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की पूरी कोशिश यही है कि किसी भी तरह से युद्ध में नाटो को खींच लिया जाए, लेकिन कई पश्चिमी एक्सपर्ट इसे रूस की रेड लाइन बता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर यूक्रेन के ऊपर नाटो ने खुद रूसी मिसाइलों को मारा तो हालात तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर पहुँचने जैसे बन जाएंगे। उनका कहना है कि नाटो के लिए दिक्कत की यही बात है कि अगर वो प्रतिक्रिया नहीं देगा तो रूस इसे उसकी कमजोरी मानेगा, और अगर प्रतिक्रिया देता है तो युद्ध कितना विनाशक हो जाएगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो वहीं दूसरी तरफ कतर पर इजराइल के हवाई हमले के बाद पाकिस्तान भड़का है। वह भारत का नाम लेकर इजराइल को हड़कावे की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री इसाक डार लगातार इजराइल के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इसाक डार ने तो मुस्लिम देशों की रक्षा के लिए पाकिस्तानी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल तक की बात कही है। पाकिस्तान इकलौता मुस्लिम देश है जो परमाणु हथियारों से लैस है। ये दोनों नेता ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान की लड़ाई का जिक्र कर रहे हैं और सेखी बघार रहे हैं। हालांकि पूरी दुनिया ने देखा था कि भारत ने 7 मई से 10 मई के बीच पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया था।
इसाक डार ने एक इंटरव्यू में कहा, अगर अपनी क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन नहीं होने देंगे, चाहे वो कोई भी करे, चाहे वो सबसे छोटा देश हो या सबसे बड़ा, हम जवाब देंगे। लेकिन मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि अमेरिका या कोई और देश ऐसा करेगा। भारत ने ऐसा किया, आपने देखा कि उसके साथ क्या हुआ। जब इसाक डार ने कतर पर इजरायली हमले में अमेरिका की ओर से कोई कार्रवाई न करने पर सवाल किया गया और पूछा गया कि क्या पाकिस्तान अब भी अमेरिका को एक भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार मानता है, इसके जवाब में इसाक डार ने मई में दोनों देशों के बीच हालिया तनाव के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कथित युद्ध विराम कराने में अमेरिका की सकारात्मक भूमिका पर प्रकाश डाला। हालांकि भारत ने हमेशा से अमेरिका की भूमिका को खारिज किया है। कतर पर इजरायली हमले की आलोचना करते हुए इसाक डार ने कहा कि एक संप्रभु देश पर हमला करने के इजराइल के कारण पूरी तरह से निराधार है। उन्होंने बताया कि जब यह हमला हुआ उस समय कतर अमेरिका और मिस्र के साथ मिलकर गाजा में शांति के लिए बातचीत के मध्यस्थता कर रहा था। उन्होंने इजराइल की कार्रवाई को दुष्ट बताया। डार ने इस बात पर जोर दिया कि इजराइल के मध्य पूर्व के कई देशों पर हमला किया है और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय नियमों, इस्लामिक सहयोग संगठन और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का एक देश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो बार बार वही कर रहा है जो उसे मन करता है। इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान का मानना है कि कोई भी देश चाहे कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो, उसकी गरिमा और सम्मान होना चाहिए। उन्होंने भारत का जिक्र करते हुए कहा कि किसी देश ने दावा किया था कि उसका आधिपत्य है, वह सुरक्षा प्रदाता है, वह पूरे क्षेत्र का कप्तान है। लेकिन आपने देखा कि 7 से 10 मई के बीच क्या हुआ, सब कुछ तय हो चुका है। उन्होंने भारत को धमकाते हुए कहा, आधिपत्य अब दफन हो चुका है। डार ने आगे कहा कि उस समय पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई आत्मरक्षा में की थी। इस पर इसाक डार ने गिदर भभकी देते हुए कहा, भारत ने ऐसा करने की कोशिश की थी और इजराइल ने हमारी जानकारी के अनुसार उसे पूरा समर्थन दिया और दुनिया ने देखा कि यह दावा बेनकाब हो गया है। उन्होंने कहा, हम तैयार हैं। मैं फिर दोहराता हूँ, हम शांति चाहते हैं। उन्होंने कहा, परमाणु सशस्त्र राष्ट्र इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अस्थिरता नहीं चाहता, क्योंकि इसके परिणाम से पड़े भी होंगे। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत और अमेरिका ने एक व्यापार मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत फिर से शुरू कर दी है। यह बातचीत डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के कुछ हफ्ते बाद शुरू की। हालांकि सूत्रों ने बताया कि दोनों देशों ने इस बार पहले से चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की योजनाओं को दरकिनार कर दिया है। अमेरिका ने भारत को सलाह दी है कि वह बातचीत के नए सिरे से शुरू करे, ताकि किस्तों में करने के बजाय एक ही बार एक समझौते को अंतिम रूप दिया जा सके। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि मुक्त व्यापार समझौते पर यह बातचीत भी पहले के मुद्दों पर अटक सकती है, क्योंकि दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्यापार को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत ही टैरिफ बार से की है। सबसे पहले उन्होंने कनाडा और मॉस्को में के खिलाफ टैरिफ का ऐलान किया और बाद में चीन को निशाना बनाया। हालांकि चीन के पलटवार से ट्रंप घुटनों पर आ गए और जैसे तैसे टैरिफ को स्थगित किया। अब उन्होंने टिकटॉक पर भी चीन की शर्त को मान लिया है। इस बीच उन्होंने भारत पर रूसी तेल खरीद के कारण 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी भी करार दिया था। हालांकि अब ट्रंप के विचार बदल रहे हैं और उन्हें भारत की जरूरत महसूस हो रही है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से बताया गया कि भारत अभी भी अर्ली हार्वेस्ट समझौते के विकल्प पर विचार कर रहा है, जैसे उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था, और उसके बाद एक बड़ा समझौता किया जाएगा। दोनों देशों के वार्ताकार आपसी सहमति बनाने के लिए चर्चा कर रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे के सामने पर कम टैरिफ बाजारों को पूरी तरह से खोलने, मुक्त व्यापार समझौते पर एक राय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जबकि अमेरिका G7 और यूरोपीय संघ के सहयोगियों पर रूसी तेल खरीदने पर भारत और चीन पर अधिक टैरिफ लगाने के लिए दबाव डाल रहा है। अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी मंच के वरिष्ठ व्यापार नीति सलाहकार मार्क लिनस्टॉक ने कहा कि मेरा मानना है कि जुलाई में खोदे गए इस गड्ढे से बाहर निकलने का रास्ता निकलने के लिए दोनों सरकारों के बीच अभी भी काफी काम चल रहा है। तरीका चाहे जो भी हो, मुझे लगता है कि सभी बारीकियों को तय करने के लिए महीनों तक कड़ी बातचीत करनी होगी। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में कृषि और डेयरी उत्पादों के मुद्दे पर बातचीत अटक सकती है। भारत किसी भी कीमत पर अमेरिका को अपने कृषि और डेयरी बाजार का एक्सेस देने के लिए तैयार नहीं है। अगर अमेरिका इन क्षेत्रों में घुसता है तो इसका सीधा असर भारतीय किसानों पर होगा। अमेरिकी प्रोडक्ट भारत के मुकाबले कम कीमत वाले होंगे और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी नहीं होती। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब
मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।